फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ये आप लोग के 2020 का पेपर है, इसके सीडीपी वाले पोर्शन को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किसके तरफ लेके जा रहा है? तो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है। तो ऐसा नहीं है। लैंगिक भेदभाव को कम, कहाँ भेदभाव को कम थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो ज्यादा कर रहे हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा, समानता को बढ़ावा देते तब दोनों में भेदभाव ही नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में कैसे बालक होते हैं? तो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन पढ़ते ही आपको गलत नजर आएंगे। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना गलत है। तो देखिए बहुत सारे कुछ ऐसे टैग वर्ड होते हैं जिसको आप देखते ही उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। और ये जो टैग वर्ड होते हैं आपके पेडागोजी वाले सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने ऑलरेडी वो अपलोड कर दिया है वीडियो टैग वर्ड वाला है, जो कि निगेटिव। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक गतिविधि के दौरान छात्र को संघर्ष देख लीजिएगा। एक अध्यापिका बच्चों को अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है? ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना कैसी है? तो बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। आगे देखिए इसमें अधिगम के लिए पौंड आधारभूत संरचना का काम करेंगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति का उद्दीपन करेगी, यानी पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया को अर्थहीन होगा। तो यहाँ पे जो इसके फोल्डिंग आपको ये दिख रहा है, क्या होता है कि जब आप कोई कार्य करें, जैसे कि ये आप अपने ही से समझिए, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को सीटेट में नंबर लाना है, कितना? 90 नंबर लाना है। अगर वो सामान्य से कोई अलग कैटेगरी है तो आपको 82 लाना है, लेकिन सबका फोकस किस पे होना चाहिए? 90 पे। तो अब इस टाइम आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए किसी ना किसी का सहयोग लेना पड़ रहा है। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपने मेरी वीडियो देखी, तो आपके लिए मैं क्या कर रही हूँ? इसके फोल्डिंग ही कर रही हूँ, थोड़ा सा सहारा। ये तो खुद आप कर लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये है कि अपने आप उसको ढूंढेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, फिर अपने आप सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पे है कि जो पॉइंट लग रहा है कि आप लोग को थोड़ी सी परेशान करने वाला है, तो उसको मैं आप ही लोग के लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ। जैसे कि इसके फोल्डिंग, तो अगर कोई बच्चा अभी तक इसके फोल्डिंग के बारे में नहीं जानता होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि इसके फोल्डिंग क्या है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको इसके फोल्डिंग के बारे में बता दी। तो इस टाइम मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ? इसके फोल्डिंग ही दे रही हूँ। ये परमानेंट इसके फोल्डिंग नहीं होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। अब ये आप जैसे ही सीटेट पास कर लेंगे, आपका ये इसके फोल्डिंग क्या होगा? यानी आप उस कार्य में परिपूर्ण हो गए हैं। यानी इसके फोल्डिंग का मतलब ही आप किसी चीज को सीख रहे थे, कोई प्रॉब्लम आया, आपने किसी का सहारा लिया, तो थोड़ा सा सहारा पाकर उस चीज को आपने सीख गया। जैसे कि साइकिल होती है, साइकिल जब बच्चे चलाना स्टार्ट करते हैं तो एकाएक वो नहीं चला पाते हैं, लेकिन उनके जो घर के पेरेंट्स जो भी लोग होते हैं उस बच्चे को क्या करते हैं? थोड़ा सा सहारा दे देते हैं और वो साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग। और ये वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था जो इसके फोल्डिंग है। तो यहाँ पे शिक्षिका क्या कर रही है? बच्चों को भी तो पढ़ने में प्रॉब्लम ही हो रही थी, तो क्या कर रही है? इसके फोल्डिंग यानी पॉन्ड दे रही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समाजीकरण सोशलाइजेशन होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन? तो यहाँ पे देखिए विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार
समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो प्राथमिक कारक में माता पिता यानी घर के लोग आ जाएंगे, यानी घर आ जाएगा। द्वितीय कारक में बाकी चीज जहां से बच्चा कोई ज्ञान अर्जित करे, विद्यालय हो गया, उसकी मीडिया हो गई, ये सब क्या है, द्वितीय हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या, विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक नहीं है, द्वितीय है। समकक्षी समाजीकरण का प्राथमिक नहीं होते हैं, द्वितीय होते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण नहीं होते हैं। परिवार आप लोग का प्राथमिक होता है और जनसंचार द्वितीय होता है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यहाँ पे एम्फेसिस 30, यानी ये कहाँ पे किस पे जोर देता है, तो बहुबुद्धि जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने 8 से 9 प्रकार की बुद्धि बताई और कहा कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक बुद्धि रहता है। तो बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जाती है, बिल्कुल गलत है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, तो बिल्कुल गलत है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस, यानी विभिन्न दशाएं होती, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती है, भी गलत है। तो आपका तीसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास का चरण कौन सा है। तो यहाँ पे उन्होंने 3 चरण बताया था और 6 स्टेजेस थी। तो यहाँ पे प्राथमिक पूर्व अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है और फॉर्मल कन्वेंशनल है। तो यहाँ पे बच्चा दूसरे को यानी दूसरे से अपने के लिए, जैसे कि मैं ये कार्य करूंगा तो हमारे लिए शिक्षक बहुत, हम अपना होमवर्क करके जाएंगे तो शिक्षक बहुत खुश होंगी। तो ये कौन सा, यानी बच्चे में अभी बच्चा किस अवस्था में हो, तो वो प्रथागत में यानी कन्वेंशनल स्टेज में ही है, यानी पूर्व में तो है नहीं, यानी कन्वेंशनल में है। और उसके बाद वो जब पूरा मैच्योर हो जाएगा तब वो पोस्ट कन्वेंशनल में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में को महत्व पर जोर देते हैं। तो किस पे सबसे ज्यादा इन्होंने जोर दिया था, तो जो ये कल्चरल टूल्स थे, तो कल्चरल टूल्स में जब आप इसकी थ्योरी पढ़े होंगे तो कल्चरल टूल्स पे इन्होंने बहुत ज्यादा ही मतलब ज्यादा ही प्रयोग किए, ज्यादा ही उसको महत्व दिए। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाए। गुणारोपण ऐसा नहीं, विप्रेरणा नहीं है, संतुलीकरण नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन प्याजे। देखिए कुछ ऐसे हैं जिनको आपको रट के जाना है, जैसे कि आप लोग के जीन प्याजे हो गए, कोहलबर्गी हो गए, वाइगोस्की हो गए। उसके बाद आप लोग के स्किनर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थॉर्नडाइक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्रूनर हैं। ये सारे कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो साइंटिस्ट, इन लोग के वैज्ञानिकों के नाम और इन लोग के जो व्यवहारवादी हैं, इन लोग का थ्योरी आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ के ही जाना होगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कहा है। जीन प्याजे अपने संगठनात्मक विकास के सिद्धांत में संगठनात्मक रचनाओं को रूप में वर्णित किए हैं। तो मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपित अनुक्रिया संबंध, विकास के समीपस्थ क्षेत्र, तो जोन ऑफ प्रेक्सिमल डेवलपमेंट एक किसका है, तो ये है आप लोग के वाइगोस्की का। यहाँ पे जो ये टूल्स भी किसका है, वाइगोस्की का है। यहाँ पे जो स्कीमा है, स्कीमा ही किसके, जीन पियाजे का है। और स्कीमा होता क्या है, जैसे कि ये हमारा ब्रेन है। अब ये ब्रेन में सबसे पहले एक छोटा बच्चा है, अब उसको आप एक गेंद दिखा दीजिए। अगर गेंद दिखाएंगे तो इस बच्चे के इस ब्रेन में जाके उस गेंद का फिगर बन चुका है। अब ये फिगर जब बच्चा कभी भी उस तरह का फिगर देखेगा यानी गेंद देखेगा तो डायरेक्ट उसका माइंड क्लिक करेगा कि हाँ ये गेंद ही है, या उस बच्चे ने उसका स्कीमा बन चुका है। जैसे कि हमें कोई भी चीज पहले देखते हैं तो हमारे ब्रेन में उसका स्कीमा जाके छप जाता है और फिर हम दोबारा उस चीज को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ यही चीज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जीन पियाजे से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत में, आगे देखिए, सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, तो अमूर्त सोच का विकास है, विचार सोच केंद्रीकरण है, परिकल्पना निगमनात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक। इन्होंने 4 अवस्थाएं, एक संवेदी था, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, एक मूर्त थी और एक अमूर्त थी। तो परिकल्पना निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों के क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2, विचार सोच का
केंद्रीकरण यानी हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग, या यहाँ पे आप लोग से पूछ लिया जाए कि बता दीजिए कि कौन सा है, तो सेंट्रेशन इन थॉट, यानी आप लोग का ऑप्शन 2 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला है यहाँ पे विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है, तो ऐसा तो है नहीं। विकास का मतलब कि हम कुछ ना कुछ डेली अपने जीवन में हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कहीं से भी सीख रहे हैं, कोई माने नहीं कि हम केवल विद्यालय से ही सीखेंगे। विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान होता है। विकास बहुआयामी होता है, तो इसमें से आपसे पूछा क्या है, तो सही पूछा है, तो सही क्या हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से किशोरा अवस्था तक बच्चे में किस क्रम में होती है। यानी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों किनके हैं, तो यहाँ पे बच्चे पहले क्या करता है, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। अमूर्त तो सबसे, जब बच्चा बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर अमूर्त आएगा। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो एलिमिनेट करना चाहिए आप लोग को। यहाँ पे देखिए मूर्त एकदम लास्ट में आएगा, तो 2 ऑप्शन आपका कट गया। अब मूर्त लास्ट में आएगा तो देखिए इसमें क्या कहाँ पे है, तो यहाँ पे मूर्त कहाँ पे आ गया, बीच में, ये भी गलत। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, पहला हो गया। अगला देखिए, संवेदिक होगा, मूर्त होगा, अमूर्त होगा। मूर्त का मतलब कि जो चीज आपको नहीं दिख रही है, और अमूर्त का मतलब कि जो, यानी मूर्त का मतलब जो आपके सामने है, और अमूर्त का मतलब कि जो चीज आपको नहीं दिख रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो अधिगम के रूप में बाधाएं, बिल्कुल गलत है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता है, और योग्यता आधारित समूह बनाना या मापदंड अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि एक समावेशी कक्षा में जोर दे होना चाहिए। तो इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इम्फेसिस शोल्ड बी ऑन, यानी प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, अभिभेदित समरूपी निर्देश, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, और हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन 4 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, और छात्र जिसका अशक्त शरीर हो। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या नहीं करना चाहिए। तो दृश्य कैसे है, वो बच्चा किससे जूझ रहा है, तो वो अधिगम कठिनाइयों से, यानी पढ़ने में कोई चीज को समझने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करे। यानी यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपयोगों का इस्तेमाल करे, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, और शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अभिसारी में सारी सोच आपके एक ही जगह पे आके मिल जाएगी, लेकिन अपसारी में सारी सोच यहाँ से निकलेगी और अलग अलग दिशा में अलग अलग तरह से आप उसको सोच पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको टालनी थोड़ी ना है, विविधता विन्यास का उदाहरण लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे कथन का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। ये तो पहले ही ऑप्शन बहुत ही बड़ा गलती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। देखिए, जब हम कोई चीज को बार बार पढ़ते हैं, बार बार
उसको रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ हमें बार बार याद हो जाती है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को एक बार कर चुके हैं अब दोबारा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं, आप उसको बार बार कीजिए। देखिए कहा जाता है ना कि हजारों बुक पढ़ने से बेस्ट है कि आप एक ही बुक को पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। तो उसी तरह आप एक भी क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उसको बिल्कुल डिटेल से अच्छे से कीजिए कि अगर उसके इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लें। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, अगला है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करके। तो सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे बच्चे को दंड देकर, बिल्कुल गलत है। बच्चों को ना तो आपको मारना है, पीटना है, दंड नहीं देना है। बच्चों को ग्रेडिंग के हिसाब से यानी बच्चों को डिवाइड नहीं करना है, अलग नहीं बैठाना है, तो ये सब आपको नहीं करना है। प्रवणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका दूसरा सही होता है। अगला देखिए शर्मिंदगी क्या है यहाँ पे, सेम तो यानी का संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करनी चाहिए, बारंबार पैदा करनी चाहिए। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम को सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा। तो यहाँ पे विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, तो याद करना दिख गया गलत। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना ये सही होगा, पर हम और ऑप्शन देखें, अगर इससे भी बेस्ट कोई ऑप्शन मिल जाए तो वही हो जाएगा। बिना विश्लेषण के अवलोकन बिल्कुल गलत है। अनुकरण और नकल का दोहराव भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है। त्रुटियों को समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियां के शोधन पर निर्भर करती है। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों को सिखाने में कठिनाइयाँ होती है, सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जब हम बच्चे को सूचना को अलग अलग रूप में देते हैं तो कठिनाइयाँ, बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती है। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु के बहुरूपी में प्रदर्शित किया गया हो। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, और कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा कि संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग का जो उत्तेजना है, जो कि आप लोग का, वो संतुलित होना चाहिए। और ये भय अभी से आपके मन में नहीं होना चाहिए कि हम पास होंगे, फेल होंगे, हमारा कितने नंबर आएंगे, ये सारी भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो यही हो जाएगा। अगला देखिए, अधिगम की संरचनात्मकता विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्ले इन एक्टिव रोल इन। आगे देखिए, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे है असफलता अनियंत्रित है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है असफलता अनियंत्रित। का मतलब होता है कि आप अनियंत्रित किसी चीज को, एक होता है नियंत्रित, किसी चीज को आपने नियंत्रित कर लिया, अनियंत्रित का मतलब कि कोई आपके बस में नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं और अन्वेषण और संवाद।
तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा कि आप किसी चीज पर इंक्वायरी एंड डायलोसिस कर रहे हैं, किसी चीज को अन्वेषण खोज रहे हैं और संवाद उस पर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक कार्य के दौरान सयाना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह के व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, सेल्फ रेगुलेशन करे। जैसे कि आपने कोई कार्य कर रहे होते हैं, आप ही कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो जैसे कि आप पढ़ने बैठे तो सोच रहे हैं हिंदी मैंने पढ़ ली, मैंने CDP पढ़ लिया, मैंने साइंस कर लिया, अब मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है, मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन कौन सा थोड़ा वीक है, ये अपने आप से बातें कर रहे हैं। तो ये अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, आप किसी चीज को करने के लिए आपने क्या क्या कर लिया और क्या क्या नहीं किया। तो वही है, यहाँ पे है स्व नियमन है, आत्म केंद्रित एगोसेंट्रिज्म, उसे मनोवैज्ञानिक विकार तो नहीं है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए, तो विद्यार्थी को नामांकित करना बिल्कुल गलत है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थी की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो केवल अनुवांशिक पर, केवल पर्यावरण पर, न अनुवांशिक न पर्यावरण। तो अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों पर पारस्परिक संबंध होता है। तो ये 30 क्वेश्चन आप लोग के थे 2020 के पेपर फर्स्ट का CDP वाला पोर्शन है। ये पेपर जो आप लोग अभी किए हैं इसकी PDF और इसके जो आंसर की है उसकी PDF आप लोग को